स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी ई लर्निंग की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही होंगी और मेरी कोशिश है कि आपका कोई भी नुकसान ना हो। रेगुलर आपके चैप्टर्स जैसे स्कूल में होते थे वैसे ही होते रहें। और आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया का पार्ट 5। 4 पार्ट मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। एक एक पार्ट की मैंने कम से कम 2-2, 3-3 वीडियो डाली हैं। किसी में हमने रीडिंग की है, किसी में हमने प्रैक्टिकली उसको समझा है, और कई पार्ट्स जो लंबे थे उनको मैंने हाफ हाफ करके समझाया है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस खोल के वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और आगे पार्ट इस तरह से देखने हैं कक्षा 5 के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे मैं इसी टाइप की और वीडियोस लाती रहूँगी। हिंदी के भी मैं पार्ट डालती हूँ, इंग्लिश के भी, मैथ का भी, साइंस का भी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ते हैं हम पार्ट 5। पार्ट का नाम है महासागर। आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में, सुनने में आसानी रहे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ साथ मैं रीडिंग करूंगी, तो आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग करते रहना जैसे हम क्लास में करते हैं। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडार हैं। खारे पानी के ये फैलाव महाद्वीपों के चारों ओर हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से हमारा ग्रह पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देता है। महाद्वीप विशाल जल भंडार को प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागरों में बांटते हैं। ये 5 महासागर वास्तव में एक ही जल समूह का विस्तार है। महासागर और सागर, सागर या समुद्र महासागर के ही हिस्से हैं। सागर या समुद्र महासागर का वह पानी है जो महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र को छूता है। उदाहरण के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है अरब सागर कहलाता है। ये संसार का नक्शा दिखा रखा आपको, और नीचे क्या लिखा है चित्र के बारे में वो भी हम पढ़ते हैं। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का वह पानी है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के तट को छूता है। भूमध्य सागर, अरब सागर, तास्मान सागर। अब आ गए हम अगले पेज पर। महासागर पृथ्वी के मौसम और जलवायु के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सूर्य पृथ्वी पर चमकता है तो लाखों लीटर जल वाष्पीकृत होकर बादल बनते हैं। यह जल पृथ्वी पर वापस वर्षा या बर्फ के रूप में गिरता है। नदियां और जलधाराएं पानी को वापस सागर में ले जाती हैं और इस तरह का जल चक्र का निर्माण होता है। हमने ये चौथी में भी कराया है कि जल चक्र क्या है और उसका क्या काम है। महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पति का विशाल भंडार है। इनका पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है। संसार के सबसे प्राचीन, सबसे युवा, सबसे छोटे और सबसे बड़े जीव महासागर में रहते हैं। इनमें एक तरफ ब्लू व्हेल है जो संसार का सबसे बड़ा जीव है, तो दूसरी ओर प्लैंकटन जैसे सूक्ष्म जीव हैं। ये आपको व्हेल दिखा रखी है। ब्लू व्हेल 70 से 100 फीट तक लंबी होती है, यानी कि ब्लू व्हेल की लंबाई आपसे पूछी जाए तो वो है 70 से 100 फीट तक। और सबसे छोटा जीव जो आपको बताया है प्लैंकटन, जो सबसे सूक्ष्म जीव है। छोटी छोटी वनस्पतियों ने अपना भोजन बनाते समय ऑक्सीजन छोड़ी। इस ऑक्सीजन की वजह से हमारे ग्रह के पहले जीव पैदा हुए। आज ये वनस्पतियां पृथ्वी का आधा ऑक्सीजन बनाती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आधा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो आप क्या बताएंगे? वनस्पतियों से। महासागरीय संसाधन, पृथ्वी का नमक। नमक या लवण हमारे शरीर का ही एक भाग है। यहाँ तक कि हमारे आंसू भी नमकीन होते हैं। आपने कभी रोते हुए अगर ध्यान दिया हो तो रोते रोते कई बार आंसू अगर मुंह में चले गए हों तो आपने उसका टेस्ट पहचाना होगा कि वो नमकीन है। क्या तुम नमक के बिना भोजन के बारे में सोच सकते हो? खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है। खारा पानी कई बार तुम बोलते हो ना, कई बार गांव वगैरह में ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो वहाँ का पानी खारा निकलता है। तो उसमें 3% सामान्य नमक जो हमारे किचन में होता है वो वाला नमक होता है, यानी कि
3%। क्या तुम जानते हो कि यदि सभी सागरों से सारा नमक निकाल लिया जाए और उसे धरती पर फैला दिया जाए तो लगभग 152 मीटर मोटी नमक की परत बन जाएगी। यानी कि ऊंचाई में 152 मीटर। इतना ज़्यादा खारा पानी है महासागरों का, इतना ज़्यादा नमकीन है। मज़े की बात, नमक का इतिहास यानी कि नमक कैसे बना, कहाँ से शुरू हुआ। प्राचीन काल में रोम के सिपाहियों को वेतन में नमक दिया जाता था। तिब्बत में 700 साल पहले लोग नमक की थैलियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। मुद्रा मतलब हमारे जो रुपए पैसे होते हैं उनको मुद्रा कहते हैं। ये रोम और तिब्बत ये सारे देशों के नाम हैं। आपने तिब्बत तो चौथी में नक्शे में भी भरा होगा। क्या तुम जानते हो कि महात्मा गांधी ने नमक को विरोध का प्रतीक बनाया था? जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर यानी कि टैक्स लगाया तो गांधी जी ने उनका विरोध करते हुए गुजरात में दांडी तक यात्रा की। दांडी एक जगह है जो गुजरात में है। यह भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई का एक सुनहरा अध्याय था। पेट्रोलियम, विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है। यानी कि समुद्र के नीचे कुएं भी हैं और हमारे जो समुद्र हैं उनके नीचे कुएं बनाए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अरब सागर में है। पेट्रोलियम आधुनिक समय में ऊर्जा व ईंधन का महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन क्या हमें डायरेक्ट पेट्रोल मिल जाता है जमीन से? नहीं, जमीन से, कुओं से हमें मिलता है कच्चा तेल। उसको हम रिफाइनरीज में मशीनों द्वारा साफ करते हैं। उसके बाद पेट्रोल, डीजल और ये सारी चीज़ें बनती हैं। किसी पाठ में पढ़ेंगे। पोषण, हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव महासागर से आए। मछली जैसे व्हेल, झींगा और ऐसे अन्य सागरीय जीव पोषक भोजन के एक प्रमुख स्रोत हैं। प्रदूषण और संरक्षण, नदियों से हमें पीने का पानी और भोजन मिलता है। उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है। नदी में चलने वाली नावें यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है। ये आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसका काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे उन सभी जंतुओं को मार रहा है जो बहुत समय से उसमें रहते चले आ रहे हैं। ये देखिए समुद्र में तेल का कुआं, आपको फोटो में दिखा रखा है। इस तरह से मशीन लगा के और इस तरह से उनको निकालने का प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हमारे घरों और कारखानों से कई जहरीले पदार्थ नदी में बहा दिए जाते हैं। घरों से साबुन का पानी, सफाई के रासायनिक पदार्थ, कारखानों से निकला प्रदूषित पानी और सीवेज नदी को प्रदूषित करते हैं। हमारे खेतों में कई सारे कीटनाशक रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये जहरीले कीटनाशक पदार्थ नदियों में मिल जाते हैं। आखिर में जब ये नदियाँ सागर से जा मिलती हैं तो सागर भी प्रदूषित हो जाता है। नदियों का पानी कहाँ जाएगा? सागरों में जाएगा। ये देखिए महासागरों में प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। ये एक फोटो दिखाई गई है। तो अगर नदियों में, सागरों में, महासागरों में प्रदूषित जल जाएगा, गंदगी जाएगी, तो वहाँ जो भी जीव रहते हैं वो उनको खाएंगे और मर जाएंगे, या उनके पेट में भी तो वही गंदगी जाएगी। तो ऐसे होके वो बीमार होके मर जाएंगे। जैसे इंसान अच्छी चीज़ें खा के स्वस्थ रह सकता है, ऐसे ही जीव जंतु भी होते हैं। तेल उत्पादन करने वाले देश टैंकर नामक जहाज से अन्य देशों को तेल भेजते हैं। जब किसी टैंकर की दुर्घटना होती है तो तेल पानी के ऊपर फैल जाता है। यानी कि समुद्र में, महासागर में अगर किसी टैंकर की दुर्घटना हो जाएगी जिसमें तेल है तो फिर वो तेल भी तो समुद्र में, महासागर में ही गिरेगा और महासागर को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वे उड़ नहीं पाते। मछलियां तथा अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं। दम क्यों घुटेगा? पानी की जब ऊपरी सतह पर तेल ही तेल फैल जाएगा तो जीवों को सांस लेने के लिए प्रॉपर वायु नहीं मिल पाएगी। इस वजह से दम घुटने से उनकी मौत होएगी, क्योंकि तेल जो है उसमें हवा नहीं पास हो सकती, मतलब पानी तक हवा नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती। सागर और महासागर के प्रदूषण का असर उन लोगों पर भी पड़ता
जो इनसे दूर रहते हैं। आप पूछेंगे वह कैसे? इस सवाल का जवाब यह है कि महासागर में फैले तेल का बड़ा हिस्सा सूखकर हवा में उड़ जाता है। इससे तेल का विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है। जब वर्षा होती है तो प्रदूषण फैलता है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी एशियाई देश इराक के जलते हुए तेल के कुओं का प्रदूषण हिमालय तक पहुंच गया था? ये देखिए कितनी दूर तक आ सकता है। वहाँ पर तो इराक और कहाँ हमारा हिमालय पर्वत, मतलब वहाँ पर तेल के कुओं में आग लगती है तो उसका प्रदूषण हमारे देश तक भी आ जाता है। तो बच्चों आज हमने आधा पाठ पढ़ा है, आधा पाठ हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और लंबी वीडियो अगर हो गई तो आप लोग हो जाएंगे बोर, पाठ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और हमें ऐसा करना नहीं है। तो हम बाकी बचे हुए पाठ को कल करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। मैम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। मैम जैसे ही वीडियो डालें फटाफट आपके पास पहुंच जाए। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।